सो गाइस आज की क्लास में हम लोग लीनियर अलजेब्रा यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और ये लीनियर अलजेब्रा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। सो बेटा आप लोगों को पूरा फोकस देना है। आज की क्लास बेसिकली लीनियर अलजेब्रा के सबसे पहले टॉपिक यानी मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरुआत करेंगे। यानी हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली चीज़ें नहीं बात करेंगे, हम लोग बिल्कुल बेसिक्स की बात करेंगे। शायद प्रोबेबली आप लोगों को ये बेसिक्स पहले से मालूम हो, लेकिन लेकिन मैं आप लोगों को इससे भी ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ यहाँ पर कॉन्सेप्ट को करवाऊंगा। सो काफ़ी अच्छे लेवल में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो इसके लिए बेसिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में जो जो हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, पहचानेंगे, उनके आने वाली क्लासेस में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। तो बेटा आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास को बहुत अच्छे से सीरियसली पढ़ें, समझें, जानें, ताकि आने वाली क्लासेस में जब भी मैं यहाँ पर मैट्रिसेस या डिटरमिनेंट्स के किसी भी तरह की चीज़ के बारे में बात करूँगा तो आप लोगों को वो पता होना चाहिए, आप उन्हें जानते रहने चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप उन्हें जानेंगे तो आप बड़े ही प्यार से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हमारे साथ कौन कौन जुड़ गए हैं भाई? देवव्रत दास, आदर्श पांडे, सचिन शर्मा एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का, जहाँ हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों में नहीं जाएंगे। हम लोग आज की क्लास में सबसे पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक को लेकर थोड़ा सा स्पेसिफिकली देखेंगे क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ठीक है, तो ये सारा हमारा ओवरव्यू रहेगा आज की क्लास में। क्वेश्चंस की काउंटिंग देखें तो भैया एक भारी भरकम क्वेश्चंस का सवालों का सिलसिला यहाँ पर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। जहाँ आप देख पा रहे हैं 2019 में टोटल 21 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2018 में टोटल मिला के बेटा 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2017 में 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 2016 में 19 क्वेश्चंस टोटल में पूछे गए हैं, यानी अच्छा खासा स्कोर है। तो बेटा ये टोटल मतलब 2018 के फर्स्ट एग्जामिनेशन और सेकंड एग्जामिनेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर एवरेज बेटा 18 सवाल पूछे गए थे, 9 सवाल इधर लगा लो, 9 सवाल इधर लगा लो, 20 क्वेश्चन पूछे गए तो 10 सवाल इधर लगा लो, 10 सवाल इधर लगा लो, यानी इस बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं। तो सर 120 में से 10 क्वेश्चंस अगर एक ही टॉपिक से पूछा जा रहा है तो इट इज वेरी वेरी हैवी वेटेड टॉपिक बेटा, तो इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, जानिएगा, कोई भी सवाल रहेगा तो पूछना है। एंड हेलो राहुल राजपूत, उमेश, कार्तिक कुमार एंड नीरज ठाकुर और शिवम कुमार। बेटा मैं बहुत अच्छा हूँ शिवम, आप कैसे हैं बच्चे? एंड प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को खत्म किया था बेटा, जिसमें हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल को जाना, बर्नौली के ट्रायल को जाना, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझा, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है ना। चलिए तो शुरू करते हैं सर। सबसे पहले मैट्रिक्स यानी आव्यूह के डेफिनेशन से। मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? मैट्रिक्स एक टू डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स को रो कहा जाता है, वर्टिकल अरेंजमेंट्स को कॉलम कहा जाता है। ये इसका डेफिनेशन होता है। तो भाई डेफिनेशन सर नहीं समझ में आई तो हम क्या करें बेटा? हम लोग ये करेंगे बेटा, कुछ भी देखिए आपको क्या करना है, टू डायमेंशन अरेंजमेंट करना है। यानी आपको कैसा अरेंजमेंट करना है बेटा? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना है, यानी आयताकार तरीके से आप लोगों को एलिमेंट्स को समझाना है, मतलब लिखना है, उनको अरेंज करना है। बेसिकली मान लीजिए बेटा मैं कुछ एलिमेंट्स लिखता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 मैं लिख देता हूँ। तो बेटा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिया, जहाँ पर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है स्पेसिफिकली। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि सर ये देखिए ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? इसको हम लोग रो नंबर 1 बोलेंगे। और ये भी सर हमारा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, सो दिस इज आल्सो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? रो नंबर 2 बोलेंगे। वहीं पर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप अगर 1 और 4 को देखो तो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाता है? ये हमारा कॉलम हो जाता है, क्योंकि ये बेटा वर्टिकल अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है सर? वर्टिकल अरेंजमेंट है, तो इसलिए हम लोग कॉलम नंबर 1 बोलेंगे। वहीं पे 2 और 5 को देखेंगे तो बेटा 2 और 5 जो है वो कॉलम नंबर 2 बनाएगा, और 3 और 6 जो है वो कॉलम नंबर बेटा क्या बनाएगा? 3 बनाएगा, है ना। तो स्पेसिफिकली अगर मैं आप लोगों से बोलूं
कि सर इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज हैं, तो आप लोग बोलोगे सर इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स हमारे पास कितने हैं बेटा, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आप किसी भी मैट्रिक्स को देखकर बता सकते हो, है ना। मान लीजिए बेटा मैं आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स का एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। सबसे पहला मैट्रिक्स मैं आपको दे देता हूँ बेटा, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 मैं ऐसे करके लिख देता हूँ। तो मुझे बताइए बेटा इसके अंदर रोज कितने हैं और इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, इसके रोज कितने हैं और इसके कॉलम्स कितने, आप लोगों को बताना है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं सर इस तरीके से 1 2 0 3 हम लोगों ने ले लिया, तो बेटा इसके अंदर रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं सर कुछ इस तरीके से ले लेते हैं 2 5 3 1 2 1 0 0 2 माइनस के 3, ये एक मैट्रिक्स ले लिया। तो बेटा इसके अंदर रोज कितने हैं और इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, तो ध्रुव त्याग यहाँ पर आंसर करते हुए आ रहे हैं कि सर इसके अंदर रोज और कॉलम्स अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर 3 रोज हैं। कैसे सर, ये देखिए इसके अंदर एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, तो सर इसके अंदर 3 रोज हैं। जबकि अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो सर इसमें केवल 2 ही कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स है बच्चा लोग, इसमें केवल 2 ही कॉलम्स हैं, जो कि आप लोग ऐसे देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं सर, ये देखिए ये एक कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया, तो सर इसके अंदर 2 ही कॉलम्स हैं। सेम पैटर्न में बेटा हम लोग यहाँ पर भी वैल्यू लिख सकते हैं कि सर इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। ये देखिए 2 रोज हो जाती हैं, ठीक है, और 2 कॉलम्स हो जाते हैं, तो 2 कॉलम्स हो गए, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। एंड सेम पैटर्न में यहाँ पर अगर देखेंगे तो सर इसमें 2 रोज है जबकि 5 कॉलम्स हैं, तो ये देखिए 2 हमारे पास रोज हो जाती हैं और 5 हमारे पास कॉलम्स हो जाती हैं। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, है ना, ये हमारे पास 5 कॉलम हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर अगर हम लोग अब इस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, तो सर हमें क्या जानना होगा, हमें जानना होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह की कोटि के बारे में बात करनी पड़ेगी बेटा। आव्यूह की कोटि क्या कहती है कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो हम लोग उसकी जो ऑर्डर होती है, जो कोटि होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, m बाई n बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, m बाई n बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सर ये एक मैट्रिक्स आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, एक मैट्रिक्स आप लोगों को दिख रहा होगा जिसमें 2 रोज हैं और कॉलम्स 3 हैं। ठीक है, 2 रोज हैं और कॉलम्स 4 है, सॉरी कॉलम्स कितने, देखो 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं जबकि हमारे पास 2 ही रोज हैं। तो हमने कहा सर अगर ऐसा चल रहा है तो हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रो बाई कॉलम होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा, रो बाई कॉलम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम 4 हो जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा। इतनी सी बात सभी को समझ में आती है। तो अब अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ इसके रोज और कॉलम्स को देखकर, तो इसका ऑर्डर 3/2 हो जाएगा। इसका रो और कॉलम देखकर बेटा इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ तो 2/2 हो जाएगा। इसका रो और कॉलम देखकर अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ तो बेटा 2/5 हो जाएगा। इस वाले का अगर मैं रो और कॉलम देखकर इसका, सॉरी रो और कॉलम देखकर अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2/3 हो जाएगा। किसी को कोई भी सवाल है मन में तो पूछ सकते हैं बेटा, एनी क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस गाइस, फटाफट बताएंगे, है ना, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स। चलिए बढ़िया। तो अब हमें जो समझना है वो सर ज्यादा जरूरी चीज समझनी है, वो क्या, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मेट्रिसेस, यानी अगर 2 मेट्रिसेस का प्रोडक्ट किया जाए तो सर क्या होगा, ऑर्डर कैसे निकाले। हम लोग प्रोडक्ट अभी नहीं सीखेंगे, हम लोग प्रोडक्ट बाद की क्लास में सीखेंगे, लेकिन आज हम लोग ऑर्डर जरूर निकालना सीख लेंगे। तो मान लीजिए बेटा इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ए बनाया जिसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स मैंने ऐसे बना दिया जिसका ऑर्डर आप लोग खुद ही बोल सकते हो कि सर 2/3 है। एक मैट्रिक्स हम लोगों ने ऐसे बना दिया बेटा जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देते हैं जिसका ऑर्डर बेटा 3/2 आप लोग खुद ही बता दोगे। एक मैट्रिक्स आप लोगों से सी मैट्रिक्स बना देते हैं जिसमें 1 2 3 4 ऐसे करके मैं लिख देता हूं, तो दिस इज बेसिकली 2/2 मैट्रिक्स हो जाता है। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा बेटा, अगर कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आएंगी तो प्लीज बोलेंगे।
जैसे इसमें ये कहता है कि सर अगर मैं ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं बी और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं ए और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं सी और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर मैं बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, या सी या बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देयर आर सर्टेन केसेस कि सर इनमें क्या क्या ऑर्डर आना चाहिए। तो आप लोगों को ये पूरा खेल समझना पड़ेगा बेटा, पूरा खेल एक बार में समझना है, कोई भी डाउट रहेगा तो पूछना है। इसमें हमने क्या किया सर, इसमें पहले हमने ए मैट्रिक्स लिखा और फिर बी मैट्रिक्स लिखा, पहले हमने ए मैट्रिक्स लिखा और फिर बी मैट्रिक्स लिखा। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया सर, 2/3 हो गया। क्या हो गया बेटा, ए मैट्रिक्स ऑर्डर 2/3, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 3/2 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बी ए मैट्रिक्स ढूंढता हूं तो पहले बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे, यानी 3/2 मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई बेटा क्या लिखेंगे, 2/3 मैट्रिक्स लिखेंगे। वहीं पर अगर ए सी मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो ए सी मैट्रिक्स में 2/3 मैट्रिक्स लिखेंगे और सी मैट्रिक्स बेटा 2/2 मैट्रिक्स हो जाएगा। सी ए मैट्रिक्स के लिए लिखेंगे तो पहले 2/2 मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर 2/3 मैट्रिक्स लिखेंगे, है ना। बीसी मैट्रिक्स लिखेंगे तो पहले हम लोग 3/2 मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग 2/2 मैट्रिक्स लिखेंगे, एंड इन केस ऑफ सी बी पहले हम लोग 2/2 मैट्रिक्स लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे सर, 3/2 मैट्रिक्स लिखेंगे। इतना तो आप सभी को बेसिकली समझ में आ गया होगा। अब मेरा गेम समझिए बेटा, अब जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। यस, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, डेफिनेट सी बात है, उनको समझ में आ गया है। अब आपको ये समझना है कि सर ये वाला जो नंबर है क्या वो इस वाले नंबर के बराबर है, क्या ये वाला जो नंबर है वो इस वाले नंबर के बराबर है, ये वाला नंबर जो है इस वाले नंबर के बराबर है। यानी मैं बेसिकली सब में बॉक्स बना देता हूँ, कौन से, इन सभी नंबर्स के बॉक्स बना देता हूँ और फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ कि बेसिकली मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। हमने कहा कि सर अगर नंबर ये इक्वल है, अगर ये नंबर दोनों इक्वल है तो मुझे क्या करना है, मुझे सर ये दोनों नंबर को काट देना है। अगर ये दोनों नंबर इक्वल है तो मुझे ये नंबर काट देना है। तो आपके पास पहला नंबर 2 बचता है और लास्ट वाला नंबर 2 बचता है, तो रिजल्टिंग ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, 2/2 हो जाएगा। अगर ये दोनों नंबर इक्वल है तो हम दोनों ये दोनों नंबर को काट देंगे, तो पहला नंबर 3 बचता है, लास्ट नंबर 3 बचता है, तो रिजल्टिंग ऑर्डर बेटा 3/3 आ जाएगा। फिर हम कहेंगे कि सर ये वाला नंबर 3 जो है ये 2 के बराबर नहीं है, ये दोनों नंबर बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि सर बराबर नहीं है। ये चीज हमें सबसे पहले समझनी है। ये क्यों नॉट पॉसिबल है ये हम कल की क्लास में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं क्या बोलूंगा बेटा, ये दोनों नंबर जो है ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है, इसलिए हमें क्या लिखना है, नॉट पॉसिबल लिखना है, नॉट डिफाइंड लिखना है कि हम लोग ऑर्डर नहीं बता सकते। सिमिलर पैटर्न में सर ये वाला नंबर इसके बराबर है तो मैं इन दोनों नंबर को काट दूंगा, तो सर यहाँ पर हमारा पहला नंबर 2 बचता है और फिर यहाँ पर 3 बचता है, तो ये 2/3 बच जाएगा। ये दोनों नंबर बराबर है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पहला नंबर 3 बचता है फिर 2 बचता है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो सर ये दोनों नंबर बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, नॉट पॉसिबल आ जाएगा कि मैं मल्टीप्लीकेशन कर ही नहीं सकता, तो सर ऑर्डर कहाँ से बताऊं। किसी को कोई सवाल है तो बेटा पूछ सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, है ना। एवरीबॉडी क्लियर बेटा। चलिए बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और हमें ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का ऑर्डर समझ में आ गया कि सर ये दोनों नंबर इक्वल होंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं इक्वल होंगे तो हम नहीं निकाल सकते हैं, बस सबसे पहली बात है ना। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक छोटा सा पिद्दू सा सवाल आप लोगों के लिए, आपकी स्क्रीन पर फटाफट 30 सेकंड के अंदर खत्म करेंगे। चलिए,
तो 100% रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है बेटा। देखो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको 2/3 दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3/4 दिया गया है। तो हमने क्या सीखा था कि सर ये वाला नंबर जो है वो इस वाले नंबर के बराबर है। हाँ बराबर है, तो आप ये दोनों नंबर्स को काट दो और काटने पर जो नंबर बच रहे हैं वही मेरा रिजल्टिंग ऑर्डर होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। 100% रिजल्ट, वेरी गुड। सो काफी इजी क्वेश्चन था बेटा, काफी आसानी से आप लोगों को समझ में भी आ गया है। ये अच्छी बात है कि समझ में जल्दी आ गया है। तो आंसर तो निकालना ही था, अगर एक बार क्लियर हो गया तो बेटा आंसर तो आप लोग खुद ही निकाल सकते हैं, डेफिनेट सी बात है ना। चलिए वेरी गुड। तो अब हमारे पास अगला बेटा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझना है। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है आव्यूह के तत्व का। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, ये जनरली जैसे आप लोग कोई मैट्रिक्स बनाते हो, तो कोई मैट्रिक्स जब आप बनाते हो, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 ऐसे करके बेटा एक मैट्रिक्स बनाते हो। ठीक है, ये अगर ऐसे मैट्रिक्स बनाते हो ये, तो बेटा आप लोग ये बोलोगे, आप लोग पता है क्या बोलोगे, आप लोग ये बोलोगे कि सर इसके अंदर ना 3 रोज हैं। कैसे, देखो बेटा ये रहा रो नंबर 1, इसके अंदर रो नंबर 2 हो गया, ये रो नंबर 3 हो गया। तो सर इसके अंदर 3 कॉलम्स भी तो हैं, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, है ना। अब मैं अगर आप लोगों से एक सिंपल सी बात बोलूं कि मुझे ये बताइए कि ये वाला जो एलिमेंट है ये कौन कौन से रो और कौन से कॉलम में आ रहा है, तो आप बोलोगे कि सर ये रो नंबर 1 में आ रहा है और ये किस में आ रहा है, सर कॉलम नंबर 1 का एलिमेंट है। ये रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 का एलिमेंट है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं सर ये रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 का एलिमेंट है, इसलिए A11 बराबर कितना हो जाता है, A11 हमारा 1 हो जाता है। सेम इसी बात को मैं बोलूं कि सर ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन से रो का एलिमेंट है, सर ये दूसरे रो का एलिमेंट है और ये तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। तो इसी से हम लोग क्या बोलेंगे कि सर दूसरे रो और तीसरे कॉलम का जो एलिमेंट है वो कौन है, सर 6 है। सेम इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये वाला जो एलिमेंट है ये कौन से रो का और कौन से कॉलम का एलिमेंट है, तो आप लोग बोलोगे सर ये तीसरे रो का एलिमेंट और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि सर ये तीसरे रो का एलिमेंट और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बताइए सभी को ये एक्सप्रेशन समझ में आया, जल्दी से बताएंगे। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं फटाफट से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पता है मिस टाइपिंग हो जाती है बेटा, जल्दबाजी में कभी कभी मिस टाइपिंग हो जाती है। तो रो और कॉलम के हिसाब से हम लोग पहले हमेशा रो को ही लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं, बस इतनी सी बात याद रखना। अब सर यहाँ पे अंग्रेजी में कौन सी चीज लिखी हुई है कि आयत रो, जेयत कॉलम, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको समझने का सेंस ये है कि सर किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को ना हम लोग आई जे के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर आई जो होता है ये रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है बेटा, रो नंबर को, और जो जे होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, जे जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम नंबर को, रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा, कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि सर ए आई जे मैंने आपको दे दिया बेटा, क्या दे दिया, आई प्लस 2J, ठीक है, अपॉन में बेटा मैंने क्या दे दिया, 4 दे दिया। मैंने ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाकर आपको दे दिया कि सर ए आई जे हमारे पास इतना है। ठीक है, कितना है बेटा, ए आई जे हमारे पास अगर इतना है तो सर मुझे बताइए 2/2 मैट्रिक्स क्या होना चाहिए जो कि इस एलिमेंट से डिफाइन हो रहा है। तो आप लोग कहोगे सर 2/2 मैट्रिक्स जो होना चाहिए ना उसके 4 ही एलिमेंट होने चाहिए। 4 ही एलिमेंट क्यों होने चाहिए, क्योंकि सर उसमें सबसे पहला एलिमेंट A11 होगा, फिर A12 होगा, फिर A21 होगा, फिर A22 होगा, है ना। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, आप लोग स्मार्टली A11 निकालोगे, A12 निकालोगे, A21 निकालोगे, A22 निकालोगे, यही वैल्यूज निकालोगे। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस इसने मुझे ए आई जे दे दिया है,
तो A11 अगर मुझे पूछ रहा है, A11 अगर वो मेरे से पूछ रहा है तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 रख दो। तो आप कहोगे सर I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 रख दिया तो मेरा सबसे पहला एलिमेंट क्या बन जाता है बेटा, 3/4 बन जाता है। कितना बन जाता है? सबसे पहला एलिमेंट मेरा 3/4 बन जाता है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? जबकि अगर मुझे 1 2 अगर A12 निकालना है तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 रख दोगे तो 1+4/4 हो जाएगा। तो मेरा सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड एलिमेंट 5/4 हो जाएगा। सो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? दैट विल बी 5/4 हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। वही A21 अगर मुझे निकालना है तो I की वैल्यू 2 रख दो बेटा, J की वैल्यू 1 रख दो। तो 2+2/4 करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा। यानी ये वाला आंसर कितना करेगा बेटा? ये मुझे आंसर 1 करेगा। जबकि अगर A22 निकालूंगा तो इधर 2 रख दो और इधर भी 2 रख दो। तो 2+4 अगर मैं 4 करता हूँ, अगर 4 करता हूँ तो मेरे पास 3/2 आंसर आएगा। तो मेरा लास्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा? दैट विल बी 3/2 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई भी सवाल है तो बेटा फटाफट पूछ सकते हैं। यस, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सभी बच्चे आंसर भी कर रहे हैं और बहुत तेजी से आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया? कूल, बिल्कुल बात समझ में आ गई है कि सर इसका यूज कैसे करना है। और अगर आ गया है तो क्या करें सर? एक क्वेश्चन लगा देते हैं, है ना? फटाफट से एक क्वेश्चन लगा देते हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा। 45 सेकेंड दिए जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ 100% रिजल्ट की, लेकिन नहीं होने वाला है। ठीक है, सपना टूट गया मेरा। चलिए देखते हैं सर। 2x2 मैट्रिक्स बनाना है तो सर वही 4 एलिमेंट होंगे। A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा, यही 4 एलिमेंट्स होंगे। तो सर A11 अगर मुझे निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। तो इट इज सेइंग दैट कि सर 1/2 टाइम्स ऑफ 1+3 कर दो तो हमारा सबसे पहला एलिमेंट 2 हो जाएगा। तो सर 2 हो जाएगा तो ये वाला ऑप्शन तो भगा दो, इसको दूर भगाओ। अब इसमें हमारे पास 1/2 इधर आ जाता तो ए आई की वैल्यू 1 रख दी, जे की वैल्यू 2 रख दी। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? ये 7/2 हो जाएगा। तो सर ये सेकंड वाला एलिमेंट 7/2 होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर 5/2 दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। इधर निकालेंगे तो 1/2 रख दिया बेटा, आई की वैल्यू 2 रख दी, इसकी वैल्यू 3 रख दी। तो ये वाला आंसर 5/2 होना चाहिए। तो बेटा यहाँ देखो 5/2 भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, है ना? और लास्ट अगर लगाते हैं तो ए 1/2 करने पर बेटा 2 इधर रखूंगा और 3 2 6 इधर कर दूंगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो लास्ट वाला एलिमेंट 4 है। इतने में हमें समझ में आ जाता है कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर बेटा? कुछ बच्चे वैल्यू भी नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे मत करो बेटा, ऐसे मत करो। एनडीए का पेपर दे रहे हो, यूपीएससी। एनडीए के पेपर से पहले यूपीएससी एक शब्द लगता है बेटा, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना? तो बेटा इसकी थोड़ी सी इज्जत करो, थोड़ी सी इज्जत करो बेटा, वरना दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, यूपीएससी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम इन द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, है ना बेटा? तो इसकी थोड़ी सी रेस्पेक्ट करो। क्या सब्सटीट्यूशन भी तुम्हारे क्लियर नहीं है बेटा? इसके बाद भी ऐसे ऐसे सवालों को आप लोग गलत कर दोगे तो क्या ही फायदा है बेटा, क्या ही फायदा है? ऐसे मजा नहीं आता है ना, ऐसे बिल्कुल मजा नहीं आता है। मैं आप लोगों के अंदर एक ऑफिसर देख रहा हूँ और ऑफिसर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सब्सटीट्यूशन गलत कर रहे हैं। मजा नहीं आया, है ना? तो ये चीज बेटा अपने आप से फील करो सबसे पहले। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप लोग गलत कर जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम। चलिए मुझे 2 मिनट दीजिए बेटा, मेरा पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है। 2 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है,
मैट्रिक्स एंड इट्स डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे बेटा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह हम उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं सर? इक्वल होते हैं। यानी एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर चले तो यहाँ देखिए बेटा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर 2x2 है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 है। आप चाहें तो बेटा एक स्क्वायर मैट्रिक्स इतना बड़ा भी बना सकते हैं कि सर 1 2 3 4 ले लिए, 5 6 7 8 ले लिए, 9 8 10 12 11 ले लिए, 12 13 14 15 ले लिए। ठीक है, ऐसे करके आप लोगों ने एक मैट्रिक्स बनाया। तो सर ये भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज इट इज अ 4x4 मैट्रिक्स। इसमें 4 रोज हैं तो सर 4 कॉलम्स भी हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डिटरमिनेंट यानी सारणिक की बात होती है। तो सारणिक आपसे क्या कहता है? सारणिक कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, उसकी एक एसोसिएटेड वैल्यू होती है, उसकी एक वैल्यू, डिफाइंड वैल्यू होती है जिसे हम लोग डिटरमिनेंट कहते हैं। और उसे डिनोट कैसे किया जाता है बेटा? ऐसे मॉड्यूलस ए से डिनोट किया जाता है, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डेट ए लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा? डेट ए लिख सकते हैं। आप इन दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है ना? ठीक है, तो ये हमारे पास आया बेटा सिंपल सी चीज, जिसमें हम लोगों ने ये कहा कि सर डिटरमिनेंट हम लोगों ने निकाल के दिया। ठीक है, शिबा पाटिल बेटा, क्या किस चीज का फॉर्मूला? मैंने तो अभी तक तो कोई फॉर्मूला ही नहीं दिया, मैंने तो कोई फॉर्मूला ही नहीं दिया। ठीक है, तो अब मैं डिटरमिनेंट निकालना आपको सिखाता हूँ बेटा, जिसमें पहला वाला डिटरमिनेंट अगर आप लोग निकालना चाहते हैं, जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में बेटा हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, ये दिया हुआ है। तो अब अगर आप लोगों को बेटा इसका डिटरमिनेंट निकालना है ना, तो डिटरमिनेंट बेटा निकालना अच्छे से सीख लो, क्योंकि ये डिटरमिनेंट जो है ये आप लोगों को देना है। कैसे देना है, इसको यूज करना है। तो बेटा एक सलमान खान की मूवी आई थी, जो मूवी क्या थी? गर्व। यानी ये मेरे स्कूल टीचर ने मुझे बताया था बेटा, गर्व मूवी करके आई थी। ठीक है, सलमान खान की मूवी थी, अच्छा रोल था इसमें। ठीक है, फिजिक्स की इतनी बुराई नहीं करी थी सलमान खान ने उस मूवी में। तो गर्व मूवी में वो क्या करते थे बेटा? गर्व मूवी में ऐसे करके एक एक्शन करते थे। कैसे करके? ऐसे करके एक एक्शन करते थे। तो उस एक्शन के हिसाब से क्या होता था, वो ये कहते थे कि सर अगर हमारे पास 4 एलिमेंट है, अगर हमारे पास 4 एलिमेंट है, ऐसे आप लोग देख रहे हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले नंबर पे ये वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे बेटा? ऐसे करके मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर? 1 एलिमेंट को 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे सर? ये जो दूसरा एलिमेंट है, इस तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे बेटा? ऐसे करके मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो 2 3 जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 2 इंटू 3 जा, ये करके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा। यानी ये माइनस हमें करना ही करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन बेटा सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास माइनस के 2 आ जाता है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना तो बड़ा आसान है सर, 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना बड़ा आसान काम होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गर्व मूवी में जो सलमान खान एक्टिंग कर रहे थे वो वाला एक्टिंग करना है, कि भाई पहले ऐसे करके काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम लोग ऐसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दोनों मल्टीप्लीकेशन का जो डिफरेंस होगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन का जो डिफरेंस होगा वो -2 हो जाएगा। लेकिन मुश्किल काम क्या है सर? मुश्किल काम है 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ढूंढकर निकालना। मुश्किल काम ये है। तो बेटा मुश्किल काम को हम लोग थोड़ा अलग से पेज में, थोड़ा साइड में ले जाके बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है, दीज आर कॉल्ड वर्चुअल साइंस। मतलब मैं इसे वर्चुअल साइंस कहता हूँ, इसे और भी कुछ कहा जा सकता है। मैंने इसे जब पढ़ा था तो मैंने इसे वर्चुअल साइन अपने दिमाग में नाम दे दिया था कि ये आ, कुछ रहते हैं वर्चुअल साइंस। कैसे बेटा? जब भी कोई आप 3/3 मैट्रिक्स बनाते हैं ना, 3/3 मैट्रिक्स बनाते हैं, तो अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि पहला नंबर पॉजिटिव नेचर रखता है, अगला नेगेटिव नेचर, अगला पॉजिटिव नेचर, फिर नेगेटिव नेचर, फिर पॉजिटिव नेचर, फिर नेगेटिव नेचर, फिर पॉजिटिव नेचर, फिर नेगेटिव नेचर, फिर पॉजिटिव नेचर। यानी हमारा एक पैटर्न रहेगा ऑल्टरनेटिव साइंस का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से बेटा हमारा एक ऑल्टरनेट साइंस का नेचर रहेगा। ठीक है, वर्चुअल साइंस रहेंगे, ये आपको यूज करने हैं, लेकिन कहीं पर हर जगह नहीं लगाने हैं।
तो अब इसे यूज कैसे करना है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। मान लीजिए कि आप लोग इसे एक्सपैंड करना चाहते हैं, पहले वाले रो से एक्सपैंड करना चाहते हैं। आप लोग इसे कैसे एक्सपैंड करना चाहते हैं? पहले वाले रो से एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो डेटर्मिनेंट बी अगर आप निकालते हैं, बेटा ध्यान से सुनेंगे, डेटर्मिनेंट बी अगर मैं निकालना चाहता हूं, तो आपने कहा सर इसका पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, तीसरा एलिमेंट 3 है, लेकिन इनके वर्चुअल साइंस क्या है सर? वर्चुअल साइन इसका प्लस है, इसका माइनस है और इसका प्लस है। तो हम लोग क्या करेंगे सर? 1 तो हम लोग प्लस का रखेंगे, लेकिन 2 हम लोग माइनस का रखेंगे, लेकिन 3 हम लोग प्लस का रखेंगे। क्या ये बात समझ में आई? सबसे पहले कि हम लोग इन वर्चुअल साइन का इस्तेमाल कब करेंगे? जब भी हम लोग किसी रो या किसी कॉलम से एक्सपैंड कर रहे होंगे तो हम लोग उसके रेस्पेक्टिव वर्चुअल साइंस का इस्तेमाल करेंगे बेटा। तो 1 हमारा पॉजिटिव में रहेगा, 2 हमारा नेगेटिव में हो जाएगा, जबकि 3 हमारा पॉजिटिव में रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे सर? अब हम लोग ये करेंगे कि हम लोग यहाँ पर इनके मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इन्हीं नंबर्स के साथ हम लोग कुछ स्पेसिफिक मल्टीप्लीकेशन करेंगे। उस मल्टीप्लीकेशन को समझिएगा बेटा। मल्टीप्लीकेशन के लिए जब आप यहाँ पे 1 के साथ डील कर रहे हैं बेटा, जब आप 1 के साथ डील कर रहे हैं तो 1 के रो को काट दो और 1 के कॉलम को काट दो। 1 के रो को काट दो, 1 के कॉलम को काट दो, तो आपके पास बेटा एक 2x2 मैट्रिक्स बच जाता है। देख रहे हैं ना 2x2 मैट्रिक्स? तो इस 2x2 मैट्रिक्स से बेटा गर्व कर दो, ठीक है? सलमान खान कर दो। 5 10 जा 50 माइनस 48 कर देंगे तो सर 50 माइनस 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 माइनस 48 आ जाएगा। फिर हम लोग कौन से एलिमेंट के पास जा रहे हैं सर? फिर हम लोग जा रहे हैं दूसरे एलिमेंट यानी 2 के पास जा रहे हैं। तो इसका रो और इसके कॉलम को हटा दो, तो फिर इसका क्या कर दो बेटा? सलमान खान कर दो। 4 10 जा 40 माइनस 42 कर दो, तो 40 माइनस 42 हो जाएगा, ठीक है? फिर हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग तीसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं। तो जब हम तीसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं तो इसके रो और इसके कॉलम को हटा दो, तो 4 8 जा 32 माइनस 35 हो जाएगा, यानी 32 माइनस 35 हो जाएगा। सो ये हम लोगों ने कर दिया, ठीक है? ये हम लोगों ने कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 50 माइनस 48 2 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। 40 माइनस 42 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 बेटा प्लस 4 हो जाएगा। 32 माइनस 35 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 3 बेटा माइनस के 9 हो जाएगा, और आंसर कितना आना चाहिए सर? माइनस के 3 आना चाहिए। बताइए सभी को समझ में आ गया? यस बेटा, बहुत सारे बच्चे पहले से ही डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं आता है, क्या उन्हें समझ में आ गया? अब मैं आपको एक और कमाल की चीज बताता हूँ बेटा। जरूरी नहीं है कि आप लोग जिस रो से खोल रहे हो उसी रो से हमेशा खोलो। आपका मन है तो बेटा आप सेकंड कॉलम से भी खोल सकते हो। इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो आप लोग सेकंड कॉलम से भी खोल सकते हो बेटा। अगर आप सेकंड कॉलम से एक्सपेंशन करते हो तो यू हैव 2 5 एंड 8। जिसके वर्चुअल साइंस की बात करें सर, जिसके अगर वर्चुअल साइंस की बात करें तो 2 जो होगा माइनस का होगा, 5 जो होगा प्लस का होगा, और 8 जो होगा वो माइनस का होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस यू विल से दैट कि सर 2 जो होगा नेगेटिव का होगा, 5 जो होगा वो पॉजिटिव का होगा, और 8 जो होगा वो नेगेटिव का होगा। और फिर इसमें हम लोग वही वाला गेम खेलेंगे सर, मल्टीप्लीकेशन वाला गेम खेलेंगे। और इतना करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? नहीं कार्तिक धरवाल, हम लोग रो या कॉलम से खोलते हैं, डायगनली नहीं खोलते हैं, ठीक है? सिर्फ रो या फिर कॉलम, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, और किसी तरीके से एक्सपैंड नहीं कर सकते। चलिए, तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं सर 2 के हिसाब से। यहाँ पर फिर वही नंबर आ जाएगा, 40 माइनस 42 आ जाएगा। 5 के हिसाब से देखेंगे तो 10 माइनस 21 आ जाएगा यहाँ पर, है ना? 10 माइनस 21। 8 के हिसाब से देखेंगे तो 6 माइनस 12 आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? ये प्लस का 4 हो जाएगा, दिस विल बिकम प्लस का 4, दिस विल बिकम माइनस के 55 बन जाएगा, दिस विल बिकम माइनस 6 इंटू माइनस 48 हो जाएगा। तो आपके पास फिर से कितना आ जाएगा बेटा? माइनस 3 आ जाएगा। यानी मेरा कहने का असली मतलब ये था कि अगर डिटरमिनेंट बी की वैल्यू माइनस 3 आ रही है तो चाहे आप कहीं से भी एक्सपैंड करो बेटा, आंसर माइनस 3 ही आएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई बेटा? चलिए, एवरीबॉडी क्लियर? बहुत अच्छे से।
तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा। इतना इसको जितना हो सके किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम टाइम आपको 10 सेकंड लगना चाहिए। इतना प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इतना प्रैक्टिस करना है कि किसी ने सोची ना होगी, ठीक है। ये डायलॉग बताइए किस महान हस्ती का है बेटा, इंटरनेट इन्फ्लुएंसर हैं कि किसी ने सोची ना होगी। जल्दी से 10 सेकंड के अंदर आपको डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना सीखना होगा। इतना तेज आपको प्रैक्टिस करना है। 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड आपको लेनी चाहिए किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए। सो प्रैक्टिस अ लॉट बेटा, बहुत प्रैक्टिस करनी है। गलती होती है लेकिन शुरुआत करेंगे बेटा। एक बच्चा भी चलना तभी सीखता है जब वो 10 बार गिरता है बेटा, ठीक है। तो गलतियां होंगी, डेफिनेटली होंगी, लेकिन उससे डरना नहीं है, अपने आप को तेज करना है, ठीक है ना बेटा। कार्तिक डरवाल जी, ये मेरा नहीं है ये मेरा नहीं है, ठीक है। चलिए फिर, अगर सभी को समझ में आ गया है तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देता हूँ। मैं यहाँ पर 60 सेकेंड दे देता हूँ, ठीक है। ये ध्रुव त्यागी पकड़ गए। ध्रुव त्यागी फेसबुक बहुत चलाते हैं ठीक है, ध्रुव त्यागी फेसबुक बहुत चलाते हैं, यहाँ से पता लगा है। चलिए, तो अब सॉल्व करते हैं सर इस क्वेश्चन को। अगर मुझे निकालना है तो लेट अस से मैं फर्स्ट रो से ही एक्सपैंड कर रहा हूँ सर, फर्स्ट रो से ही एक्सपैंड करते हैं। जनरली मैं इसी से करता हूँ। तो 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा सर, 7 टू जा -14, -14 इंटू -14 -40 यानी माइनस के 54 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा। फिर माइनस का 1 आ जाएगा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा सर, 7 4 जा 28, -10 कर दूंगा तो 18 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। फिर प्लस के 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा सर, 8 4 जा 32, प्लस 4 करूंगा तो 42 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सॉरी, 8 4 जा 32 और प्लस के सॉरी प्लस के 4, 32 प्लस के 4 मेरा कितना हो जाएगा, 32 प्लस के 4 बेटा 36 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है माइनस के 324 हो जाता है। ये -18 प्लस 36 बेटा +18 हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा माइनस के 306। और राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। बताइए, क्लियर हो गया। हाँ बेटा, ठीक है कार्तिक दरवाल जी, मैं जानता हूँ अभी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी होगी, तो इतने में कैलकुलेशन करते हुए ही आप लोगों को बहुत तेज़ी से आंसर देना है। देखो मैंने कितना किया बेटा, ठीक है। सर 120 में से 100 सही बना सकते हैं बेटा। हाँ यस, मैंने ये बात शायद से पहले कभी डिस्कस नहीं करी है, अभी डिस्कस कर लेता हूँ बेटा। 120 क्वेश्चंस को टारगेट नहीं करना है आप लोगों को। आपका टारगेट 120 क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट हमेशा से बेटा कितना होना चाहिए, 100 क्वेश्चंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 क्वेश्चन। क्योंकि 120 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस वो कैसे डालता है बेटा, ट्रिकी डालता है। कैसे डालता है, बहुत ज्यादा ट्रिकी डालता है। तो ये जिन्होंने बहुत अंधी प्रैक्टिस कर रखी है बेटा, दिन रात ना देख रहे हैं, ना सोना ना खाना ना पीना ना नहाना, कुछ भी नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, वो अपना टारगेट अगर 120 रखते हैं तो उनके लिए वाजिब भी है ये बात, ठीक है। लेकिन जो बच्चे एक एवरेज लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, अपना ध्यान भी रख रहे हैं, तो वो बेटा 100 क्वेश्चंस को टारगेट करें। क्योंकि 20 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस ट्रिकी डाले जाते हैं। ट्रिकी डाले जाते हैं यानी यहाँ पर आप अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। और यदि आपने ऐसे क्वेश्चंस पे अपना समय एक्स्ट्रा बर्बाद किया तो बेटा क्या हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना है। आपका टारगेट होना चाहिए सर वो 100 सवाल जो हमसे चुटकियों में हो जाए, चुटकियों में सॉल्व हो जाए, वो 100 सवाल पे फोकस करो बेटा, जिन्हें देखते ही आपको लगता हो कि सर ये तो अगले 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आ जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को टारगेट करो और उनको वहीं पर खत्म करो। ऐसे सवाल जिनको पढ़ने में, समझने में देर लग रही है तो बेटा छोड़ो ना, आगे बढ़ो ना।
अगर समय बचेगा तो देंगे उसको समय, वरना नहीं देंगे। जरूरी नहीं है बेटा, स्ट्रैटेजी सबसे पहली जरूरी होती है। जब इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप लोग क्रैक करने के लिए जाते हो तो स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि मैं कौन से क्वेश्चन को डील करूंगा, कौन से क्वेश्चन को डील नहीं करूंगा। सो टारगेट फॉर 100 क्वेश्चन बेटा, अगर ये 100 क्वेश्चन आपने पूरे सही करे हैं तो बेटा आपको कौन रोक सकता है? नो बडी कैन स्टॉप यू। अगर आपने ये 100 सवाल सही करे हैं बेटा, कोई नहीं रोक सकता है, आप पहले ही क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो बात याद रखिएगा मेरी अच्छे से। इसी के साथ सर हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं ना। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। मान लीजिए बेटा हम लोग ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 बनाया। ठीक है, इस मैट्रिक्स का बेटा कितना होगा? यहाँ पर 2/3 हुआ। क्या हुआ? 2/3 इसका ऑर्डर हुआ। सो इफ यू वांट टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो हम लोग उसे कैसे लिखते हैं सर? इसे लिखने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। बहुत जने लिखते हैं ए डैश लिखते हैं, बहुत जने होते हैं ए ट्रांसपोज लिखते हैं। तो मेरी आदत कौन सी लगी है बेटा? मेरी आदत लगी है ए के ऊपर ऐसे टी लिखने का, जिससे मुझे क्लियरली समझ में आता है कि ए का ट्रांसपोज कह रहा हूँ। तो ट्रांसपोज में हमें क्या करना होता है सर? जो भी रो आपने लिखा है ना बेटा, उस रो को आपको कॉलम में लिख देना है। यानी आपको 1 2 3 लिख देना है ऐसे करके। और ये जो रो आपका 4 5 6 लिखा हुआ था, तो ये 4 5 6 आप लोग कॉलम में लिख दोगे, तो ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाता है। 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो जाता है। किसी को कोई सवाल बेटा इसके अंदर? ये तो बड़ा ही आसान सा खेल था सर, बड़ा मजाकिया सा क्वेश्चन था, मतलब कॉन्सेप्ट था, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट था, है ना। कुछ नहीं करना है, रो को आपको कॉलम में लिख देना है और बस आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसी के साथ हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सर। प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है। पहली प्रॉपर्टी कहता है कि सर अगर मैं ट्रांसपोज करने के बाद फिर से एक और बार ट्रांसपोज कर दूंगा तो वापस मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है सर। फिर ये कहता है कि यदि अगर मैं किसी दो मैट्रिक्स के प्लस या माइनस, किसी दो मैट्रिक्स के प्लस या माइनस के ऊपर अगर ट्रांसपोज लगाता हूं, तो बेटा पहले ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज लिखेंगे और उनके बीच में प्लस या माइनस लिख देंगे। तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है सेकंड वाले के अंदर। तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि सर अगर ए और बी का ट्रांसपोज, प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कर रहे हो, तो आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। रिवर्स ऑर्डर में यानी बी का ट्रांसपोज पहले लिखना है और ए का ट्रांसपोज बाद में लिखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, सबसे ज्यादा सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर चेक किया हुआ है। तो सेम बेटा ये एफ वाली प्रॉपर्टी भी वही चीज बोल रही है। ये कह रही है कि अगर सर हम लोगों ने तीन मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किया, तीन मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किया, तो हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। पहले सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। ये हम लोगों को ध्यान रखना है बेटा। वेरीफाई आप लोग करना चाहे कर सकते हैं बेटे, कोई काम नहीं है, हमें वेरिफिकेशन का कोई भी काम यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट डी प्रॉपर्टी ये कहती है कि सर अगर मैंने किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज अगर मांगा, तो ये कहता है कि सर ए का ट्रांसपोज तो हो जाएगा लेकिन तीन का ट्रांसपोज नहीं होगा, तो वो तीन ट्रांसपोज से बाहर आ जाएगा। तीन क्या, डायरेक्टली ट्रांसपोज से बाहर आ जाएगा, यानी उसका ट्रांसपोज नहीं होगा। सिंपल सा ये फंडा बता रहा है, तो हमारा डी वाली प्रॉपर्टी हो जाती है। अब ये तीसरी प्रॉपर्टी में आपसे क्या कहता है? ये कहता है कि सर अगर मान लीजिए मैंने a की पावर 5 किया और उसका ट्रांसपोज निकाला, तो आप क्या करो बेटा, a के ट्रांसपोज की पावर 5 निकाल दो, दोनों स्टेटमेंट बराबर होंगे। तो ये ई वाली प्रॉपर्टी भी हो जाती है। किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आपको लगता है कि सर हमें पूरी लैंग्वेज बात समझ में नहीं आई है, तो प्लीज बताएंगे, मैं दोबारा से एक बार अगर बताने की कोशिश करूँ तो शायद समझ में आ जाए। चलिए जल्दी से। ठीक है, ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर रियली इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोज। तो आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में रहनी चाहिए, याद होनी चाहिए, इनका एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो सर यहाँ तक समझ में आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। हम लोग आज की क्लास में बहुत ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्कस करने के लिए, बेसिक्स डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें मतलब इतने तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं कि सर बोल लोगे, है ना, इतने सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। ठीक है,
कार्तिक कुमार कह रहे हैं सर सी वाली प्रॉपर्टी बता दो। देखो बेटा, हमने ये कहा कि सर अगर मैं ए और बी के प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसपोज करूंगा तो आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी आपने ए के बाद बी लिखा था तो आप पहले क्या लिखोगे बेटा, बी का ट्रांसपोज लिखोगे और फिर ए का ट्रांसपोज लिखोगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे। हाँ कार्तिक दरवाल जी, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अगर आप ए बी और सी का ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो बेटा रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। पहले आपने ए लिखा था, फिर बी लिखा था, फिर सी लिखा था, तो पहले आप सी लिखोगे, फिर बी का ट्रांसपोज लिखोगे, फिर ए का ट्रांसपोज लिखोगे, है ना। तो ये रिवर्स ऑर्डर में लिखने का ये वाली प्रॉपर्टी। चलिए आगे बात करते हैं। तो देर आर वेरी टू मेनी टाइप्स ऑफ मेट्रिसेस और हर एक की अपनी अपनी खास प्रॉपर्टीज हैं। हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी का खास हम लोग मतलब प्रूफ वगैरह नहीं देखेंगे। मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए बेटा, मैं सबसे पहले मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह के बारे में बात करता हूँ बेटा। किसके बारे में? शून्य आव्यूह के बारे में बात करता हूँ। तो शून्य आव्यूह को बेटा जनरली हम लोग जीरो से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं बेटा? जीरो से दिखाते हैं। और ये बनता कैसा है? ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। किसी भी ऑर्डर का मतलब सर इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो ही होते हैं। इसमें क्या होते हैं सर? सिर्फ और सिर्फ जीरो ही होते हैं। तो ये एक 2/3 का शून्य आव्यूह है। आप एक जीरो मैट्रिक्स बनाना चाहते हो बेटा, आप ऐसे करके लिख सकते हो कि ये 0 0 0 0 है। ये स्पेसिफिकली 2/2 मैट्रिक्स का एक आव्यूह है। यहाँ पर एक जीरो मैट्रिक्स आप ऐसे बना सकते हो जो कि 0 0 0 0 0 0। तो सर ये 3/2 मैट्रिक्स का 3/2 ऑर्डर का एक जीरो मैट्रिक्स है। यानी सिंपल सी बात है सर, इफ एवरी ऑल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तो हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बेटा? जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये सिंपल सी बात हो गई, है ना। चलिए अगला बात करते हैं। हम लोग ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है बेटा। असली कॉन्सेप्ट हमारा डायगोनल मैट्रिक्स से शुरू होता है, तो यहीं पे अपना फोकस करेंगे बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह क्या कहता है? विकर्ण आव्यूह ये कहता है कि सर ये एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसके सभी एलिमेंट्स एक्सेप्ट यानी इनके अलावा, किनके अलावा बेटा? डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा क्या होते हैं सर? जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा इसके सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, डायगोनल यानी विकर्ण आव्यूह हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं। सर समझ में नहीं आया, एग्जांपल से समझाइए। तो सबसे पहली चीज सर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो लेट अस से मैं एक एग्जांपल बनाता हूं बेटा, एक एग्जांपल बनाता हूं कि सर ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1/1 हमारे पास, मान लो बेटा यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 लिख दिया। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। मैं एक और मैट्रिक्स बना देता हूँ बेटा, एक मैट्रिक्स बना देता हूँ जिसमें हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देते हैं। तो ये 2/2 मैट्रिक्स हो जाएगा। हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक और मैट्रिक्स सी बना देता हूँ जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, इस तरीके से मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूँ बेटा। ये एक 3/3 मैट्रिक्स हो जाता है। ये 3/3 मैट्रिक्स हो जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर सर डायगोनल किसे कहते हैं, विकर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, डायगोनल बेटा, विकर्ण हम लोग इस तरीके से बनाते हैं हमेशा। हमेशा मतलब सर हमेशा इस तरीके से ही हम लोग विकर्ण बनाते हैं बेटा। विकर्ण यानी डायगोनल हम लोग इसी एंगल पे विकर्ण बनाएंगे। हम लोग दूसरे वाला डायगोनल नहीं बनाएंगे बेटा। दूसरे वाला विकर्ण हम कभी भी नहीं बनाएंगे। तो अब इस बात को ध्यान से सुनेंगे बेटा कि अगर मैं यहाँ पर बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को इरेज कर दूं, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को इरेज कर दूं, तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स बेटा गायब हो जाएंगे मेरे सामने से शक्तिमान की तरह। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सर? यहाँ पर बाकी बचे हुए एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। बाकी बचे हुए एलिमेंट्स क्या होने चाहिए सर? जीरो होने चाहिए। अगर बाकी बचे हुए एलिमेंट जीरो हैं तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे बेटा? ये सब के सब डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। किसी को कोई सवाल बेटा डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर? जल्दी से बताएंगे बेटा, जल्दी से बताएंगे। एनी क्वेश्चंस? नहीं ध्रुव त्यागी, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कोई डायगोनल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल बेटा? समझ में आ गया डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं सर। यहाँ से आगे समझते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अगर चलते हैं
तो डायगोनल मैट्रिक्स में बेटा आपसे बोला जा रहा है अगला स्केलर मैट्रिक्स बोला जा रहा है, यानी अदिश आव्यूह बोला जा रहा है। अदिश आव्यूह क्या बोलता है कि सर ये एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसके ऑल डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बेटा, आप लोगों को ये इक्वल नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको 1 मिल रहा है तो यहाँ पर 4 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, 5 मिल रहा है तो यहाँ पे 10 मिल रहा है। दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। लेकिन सर अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाए, मान लो बेटा एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 1 और 2 लिखा, इधर 0 लिखा, इधर 0 लिखा, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन सर अगर मैंने इसे काट कर इसे 2 लिख दिया, तो अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बेटा, अब ये क्या बन जाएगा? ये एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं सर, बी मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है बेटा, ये 4 लिख दिया। अब आपका मन है कि सर मैं इधर 1 ना लिखकर, इधर 2 ना लिखकर बेटा अगर इधर 4 कर दूं और इधर भी 4 कर दूं, तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा, ये डायगोनल नहीं कहलाएगा बेटा। सिर्फ एक डायगोनल, डायगोनल मैंने जैसे अभी बताया, मैंने आपको ये बात बनाते हुए भी समझाई थी कि हम लोग डायगोनल सिर्फ हमेशा ऐसे एंगल पर ही देखते हैं। डायगोनल हम हमेशा इसी एंगल पर देखते हैं, इसी एंगल पर देखते हैं, दूसरे वाले एंगल पर हम लोग डायगोनल नहीं देखेंगे बेटा। ठीक है, याद रखेंगे, दूसरे एंगल पर डायगोनल नहीं देखेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया बच्चा लोग? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो सर हमसे क्या बोल रहा है? हमसे ये बोल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, और ये हमारे पूरे मैट्रिक्स चैप्टर का बेटा हीरो है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत यूज होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, काफी मजेदार मैट्रिक्स होता है। ये कहता है कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 होते हैं। यानी कि सर अगर मैं एक मैट्रिक्स ऐसे बनाऊं जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ 1 लिखा हो, तो ये बेटा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बनाऊं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ 1 लिखा हो, तो ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा। अगर मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे बनाऊं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ 1 लिखा हो, तो सर ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि बेटा इस बात को ध्यान से सुनना, इसका ऑर्डर 1 बाई 1 है, तो इसीलिए इसका नाम हम लोग I1 रखते हैं। क्योंकि इसका ऑर्डर बेटा 2 बाई 2 है, तो इस मैट्रिक्स का नाम हम लोग I2 रखते हैं। क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 बाई 3 है, तो इस मैट्रिक्स का नाम हम लोग I3 रखते हैं। कोई सवाल बेटा फटाफट से बताइए। हाँ, ऑल्सो कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। हाँ, यस, ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर बेटा? इसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? सर सिर्फ 1 होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, और कुछ हुआ तो या तो वो स्केलर हो जाएगा या तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सर क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स, हाँ बोल सकते हैं बेटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी सेड एज स्केलर मैट्रिक्स, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स कैन नॉट बी सेड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, इसको ऐसे फ्लो चार्ट ऐसे समझने की कोशिश करना कि सर डायगोनल मैट्रिक्स से ही क्या करते हैं हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स को ही बेटा हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्केलर मैट्रिक्स में, और स्केलर मैट्रिक्स को ही बेटा किस में कन्वर्ट करते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो every identity matrix can be said as diagonal matrix, but every diagonal matrix cannot be said as identity matrix, because बेटा डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम लोग मॉडिफाई करके स्केलर मैट्रिक्स बनाते हैं, और स्केलर मैट्रिक्स को मॉडिफाई करके आइडेंटिटी बनाते हैं। यानी एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी स्केलर, कैन बी डायगोनल, बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बात करते हैं सर। अब हम लोग एक तरीके के खास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसी के साथ बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा, जिनको दोनों को आपको साथ में समझना है। यहाँ पर देखिए बेटा, मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़े खूबसूरत से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इन्हें देखिएगा बेटा, समझिएगा कि अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं यहाँ पर 1 2 3
4 5 6 7 8 और 10 एक मैट्रिक्स बनाता हूँ और एक दूसरा मैट्रिक्स भी मैं यहीं पर बना देता हूँ बेटा, लेकिन एलिमेंट्स में अभी के लिए सेम रख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10। अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ खेलने वाला हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सर अगर मैं ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट हटा दूं और इनकी जगह पे मैं क्या लिख दूं सर, इनकी जगह पे मैं यहाँ जीरो लिख दूं, यहाँ भी जीरो लिख दूं और यहाँ पर भी जीरो लिख दूं, और यही गेम मैं यहाँ पर करूँ, मैं ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट हटा दूं और इनकी जगह पे क्या लिख दूं सर, यहाँ पर जीरो लिख दूं, यहाँ पर जीरो लिख दूं और यहाँ पर भी जीरो लिख दूं, तो आप लोग एक कमाल की चीज नोटिस करेंगे बेटा। वो कौन सी चीज नोटिस करेंगे कि सर यहाँ पर ना आप देखो एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रायंगुलर रीजन बन रहा होगा जो कि नॉन जीरो एलिमेंट से बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा बेटा, नॉन जीरो एलिमेंट से बन रहा होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमिलरली यही बात अगर तुम यहाँ देखोगे तो बेटा ये देखो आप लोगों के पास यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रायंगुलर फिगर बनता हुआ नजर आ रहा होगा नंबर्स का। तो ये अगर आप लोग देख रहे हैं तो नॉन जीरो नंबर्स का नॉन ट्राइंगल, ये ऊपर की तरफ ट्राइंगल बन रहा है, तो इसीलिए इस ट्राइंगल का नाम हम लोग क्या रख देते हैं बेटा, इसका नाम हम लोग अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स नाम रख देते हैं। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बेटा। आई एम डन विद माय कॉन्सेप्ट लोअर ट्राइंगुलर एंड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी इस ट्राइंगल के बाहर के सभी एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए सर, जीरो होने चाहिए। इसकी खास बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक कमाल की चीज अभी भी नोट करवा देता हूं कि सर डिटरमिनेंट ए बताए किसके बराबर होगा, इसका डिटरमिनेंट ए होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इसका आंसर होगा, डायगोनल एलिमेंट्स इसका आंसर होगा जब भी आपको निकालना है। यानी कि सर डिटरमिनेंट ए कितना हो जाएगा, 1 इंटू 5 इंटू 10 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लो बेटा, आपको 50 ही मिलेगा। डिटरमिनेंट बी कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट बी भी सर 1 इंटू 5 इंटू 10 हो जाएगा, तो इसका डिटरमिनेंट भी बेटा 50 आ जाएगा। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि हाँ शेप यही होना चाहिए बेटा, हमेशा शेप यही होना चाहिए। तो इसकी खास बात क्या है बेटा, जब भी आप लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ढूंढ रहे हैं तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो कितना हो जाता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो जाता है। इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग पढ़ते हैं कि सर इसका डिटरमिनेंट हम लोग सॉल्व वॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग इतने स्मार्ट है कि सर इस डिटरमिनेंट को पहचान लो तो हम लोग कहेंगे सर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट शुड बी द आंसर। ठीक है, शुड बी द आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है बेटा अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के साथ। चलिए आगे बात करते हैं सर, आगे बात करते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, जिसे हिंदी में लाम्बिक आव्यूह कहा जाता है बेटा। अब इसके लिए, इसके बाद ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो बेटा, इसके बाद जितने भी मैट्रिसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा उन सबकी प्रॉपर्टीज आपको लिखते हुए चलना है मेरे साथ साथ। ठीक है, अगर आप लोगों ने कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो प्लीज बच्चे इनको लिखते हुए चलना है, क्योंकि अब इनके बाद इनकी प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ नहीं करनी है, ना ही इनके एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, आपको सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज याद करनी है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपसे क्या कहता है बेटा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी अगर मैं यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलूं आप लोगों को, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी लाम्बिक आव्यूह की बात करूं तो बेटा इसके दो रिजल्ट होते हैं। इसके दो रिजल्ट होते हैं। मेरा पहला रिजल्ट क्या होता है सर, मेरा पहला रिजल्ट होता है कि सर ए और ए के ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर आता है। और इसका दूसरा रिजल्ट क्या होता है सर कि ए इनवर्स मैट्रिक्स जो होता है वो ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। दीज टू आर द रिजल्ट्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ध्रुव त्यागी, देखिए ये समझने वाली बात है कि जब मैं आई और जे का जो लेस देन और ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट होता है वो उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन के ऊपर होता है। ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन में रहता है कि सर अगर आई की वैल्यू जे से बड़ी हुई तो हम लोग ए आई जे की वैल्यू 0 रख देंगे, और अगर आई की वैल्यू जे से छोटी हुई या बड़ी हुई तो उसमें ए आई जे की वैल्यू हम लोग नॉन जीरो रखते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की। तो हम लोग डेफिनेशन बेसिस पे नहीं गए, हम लोग उसे पहचान लिए। हम लोगों ने उसे पहचान लिया कि सर ये डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन जनरली समझने में भी टाइम लगता है और बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करके बता दिया ताकि आप लोगों को समझ में जल्दी आए और हमें इन कंडीशंस में फंसना ना पड़े। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। दो कंडीशंस मैंने आप लोगों को बता दी, ये दोनों कंडीशंस आप लोगों को याद रखनी है कि सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए और ए का ट्रांसपोज इतना होता है, जबकि ए इनवर्स जो होता है वो ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। सो दीस आर द टू रिजल्ट्स। अब इसका वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है बेटा, जो क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है, हर बार इस क्वेश्चन को मैंने देखा है, तो ये याद रख लेना, ये जो मैट्रिक्स है बेटा, ये मैट्रिक्स एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे है सर, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें आपको एग्जाम्पल जो हम लोगों ने लिया हुआ है, हम लोगों ने लिया है कि सर अगर आपने ए मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पर कोसाइन थीटा, तो आपको यहाँ पर भी बेटा कोसाइन थीटा ही लेना है। अगर आपने यहाँ पर प्लस साइन थीटा लिया है तो बेटा आपको यहाँ पर माइनस के साइन थीटा लेना होगा। दिस इज कैन बी द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। या फिर आप बी मैट्रिक्स अगर बनाना चाहते हैं तो आप इधर कोसाइन थीटा लेते हैं, इधर आप कोसाइन थीटा ही लेंगे। अगर आपने इधर माइनस साइन थीटा ले लिया है तो बेटा इधर आपको एक साइन थीटा लेना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो क्या है बेटा, ये दोनों हमारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हो गया। नेक्स्ट हम लोग अगर चले सर, अब हम लोग चल रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। जिसे हम लोग हिंदी में कहें तो हिंदी में से क्या कहा जाता है बेटा, अव्युत्क्रमणीय फल, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, क्रमणीय, ठीक है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह इसे कहा जाता है बेटा। हिंदी बहुत इसकी स्पेलिंग मुश्किल थी तो इसलिए मैं नहीं लिख पाया, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है। जिसमें हम लोग ये कहेंगे कि सर ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट कितना होता है सर, जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। यानी एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है बेटा, डिटरमिनेंट 0 होता है। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई सभी को, फटाफट बताएंगे बेटा। इन तीनों में से किसी में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। दिस इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। सो बेटा फोकस इस पे होना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ए और ए का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आई होता है और ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज होता है। तो इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है, एनडीए बार बार इस एग्जाम्पल को यूज करता है, बच्चे से याद नहीं रखते हैं और वो फंस जाते हैं इस क्वेश्चन को लंबे तरीके से सॉल्व करने में, जबकि एग्जामिनर ने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को दिमाग में रखकर उस क्वेश्चन को सेट किया था बेटा, ठीक है। कि बच्चा अगर इस मैट्रिक्स को पहचान जाएगा तो वो बड़े प्यार से इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी से। बेटा ध्रुव त्यागी देखिए, आपको उसको समझना नहीं है, आपको उसकी कंडीशन याद रखनी है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये वाली कंडीशन और आपको ये वाली कंडीशन याद रखनी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को लेकर। इन्हीं कंडीशंस के ऊपर सवाल बनता है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स बेटा यहाँ पर आ जाता है। ये कहता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहता है सर, आइडेम्पोटेंट में बोलता है कि ए का स्क्वायर जो है वो सर ए के बराबर आ जाए तो हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बेटा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी वर्गसम आव्यूह बोलेंगे, ठीक है। जबकि नीलपोटेंट मैट्रिक्स ये बोलता है शून्य भावी आव्यूह, यानी नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या बोलता है, ये बोलता है कि सर अगर मैं किसी मैट्रिक्स की पावर m कर दूं और वो फिर हमारा 0 के बराबर आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हो सकता है कि सर कोई मैट्रिक्स 0 कभी ना बने तो वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगा। कोई मैट्रिक्स जो है वो a के स्क्वायर पर 0 बन सकता है, कोई मैट्रिक्स जो है वो क्यूब पर 0 बन सकता है, कोई मैट्रिक्स जो है पावर 4 पर 0 बन सकता है, कोई मैट्रिक्स जो है उसकी पावर 5 पर बेटा 0 बन सकता है। यानी किसी भी पावर पे वो 0 बन सकता है, बन सकता है। अगर वो बन जाता है तो बेटा वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। और साथ ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये आप लोग तब समझ पाओगे जब मैं आप लोगों को प्रोडक्ट सिखा दूंगा। जैसे ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको जब आप क्यूब करेंगे, जब आप इसे क्यूब करेंगे तो बेटा ये 0 मैट्रिक्स के बराबर बन जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे सर ये पावर 3 करने पर, बेटा पावर 3 करने पर ये 0 बन रहा है, इसीलिए इसकी इंडेक्स कितनी हो जाती है, इसकी इंडेक्स 3 हो जाती है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स में याद रखते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने आज तक भी बेटा नीलपोटेंट मैट्रिक्स में बहुत ही कम सवाल देखे हैं, बहुत ही रेयर क्वेश्चन देखे हैं। एक सवाल मैं आज लेकर आया हूं, अगर आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या बोलना चाहता है। बाकी इसमें बहुत ज्यादा सवाल इसमें नहीं बनते हैं, ठीक है बेटा। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये हम लोग कंडीशंस को याद रखेंगे सर। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में कंडीशन ये होती है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स में ये वाली कंडीशन होती है। और आगे चलते हैं तो बेटा हमारे पास इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स आता है। इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स क्या कहता है कि सर जैसे आइडेम्पोटेंट में
ए स्क्वायर करने पर ए आ रहा था, ऐसी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में बेटा ए स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसे क्या बोलते हैं सर, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का एक और चीज आपको एक्सप्लेनेशन दूं, ठीक है, किसकी बेटा, इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, मैंने कुछ स्पेलिंग गलत कर दिया है ना, हाँ यस, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसकी भी दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन ये कि सर ए का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसकी दूसरा रिजल्ट होता है बेटा कि इसका जो इनवर्स मैट्रिक्स होता है वो खुद ही होता है, ए ट्रांसपोज नहीं होता है। जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए इनवर्स बराबर ए ट्रांसपोज था, तो इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स में इसका जो ट्रांसपोज होता है वो ए ही होता है। Sir, it becomes nilpotent when we put some value of m, or it is already considered nilpotent if there is exist m. अगर m की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अगर m की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ही वो निलपोटेंट होगा, खुद से कोई मैट्रिक्स निलपोटेंट नहीं होता है बेटा, ठीक है। ध्रुव क्या आपका सवाल अच्छा था, यानी कि हम ये कहेंगे कि इफ देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ m देन इट इज सेड टू बी अ निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। उल्टी बात आपने सही बोली है, जो दूसरी बात बोली है वो सही बोली है कि इट इज ऑलरेडी कंसिडर्ड निलपोटेंट अगर कोई m की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मतलब m की वैल्यू अगर नहीं निकाल पाए तो नहीं होगा। तो इनवॉलेंट्री में ये दो कंडीशंस हम लोग याद रख लेंगे कि सर इनवॉलेंट्री में ए स्क्वायर जो होता है वो आई के बराबर होता है, या फिर ए इनवर्स जो होता है वो ए मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। दीज आर द टू कंडीशंस। नेक्स्ट सर, अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बचता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। ये कहता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये कहता है सिमेट्रिक आपसे ये कहता है कि सर अगर ए का ट्रांसपोज जो है वो अपने आप के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए का ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा छोटा एग्जांपल देकर यहाँ पर समझा देता हूँ। सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 2 3, एक मैट्रिक्स ये है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स बेटा, जिसको मैं लिख देता हूँ 0 1 -1 0, ये एक मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, ठीक है। सो वी हैव टू डिफरेंट मैट्रिसेस। इन दोनों में अगर आप लोग ये निकालोगे बेटा, ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो आप कहोगे सर मुझे 1 2 ऐसे लिखना होगा, फिर 2 3 ऐसे लिखना होगा, तो आप लोगों की आंखों की बत्ती जो है वो चमकनी चाहिए और आप बोलोगे कि सर इधर तो ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक यानी सममित आव्यूह बोलेंगे। नेक्स्ट सर, अगर मैं बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए बोलूं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बी ट्रांसपोज, तो आप लोग क्या करोगे बेटा, आप लोग 0 और 1 को इधर लिखोगे, -1 को इधर, 0 इधर लिख दोगे। और अगर आप इस पूरे मैट्रिक्स में से एक माइनस का साइन कॉमन निकाल लोगे तो आप लोग बोलोगे कि सर बी का ट्रांसपोज जो है ना वो एक्चुअली -b मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। यहां तक किसी को कोई सवाल है तो फटाफट पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है। अब नोट करने वाली बात यह है कि सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्पेसिफिकली देखो बेटा, मैंने डायगोनल एलिमेंट्स को बेटा 0 लिया है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हैं तो ऑलवेज द डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। ये 0 होना ही चाहिए, होना पड़ेगा, बिना हुए कोई और काम नहीं हो सकता, ठीक है, और कोई काम नहीं हो सकता। तो बस ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद सर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आ जाते हैं। ये कुछ वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज रहती हैं, पहले से ही प्री डिफाइंड है, आप प्रूव करना चाहे प्रूव भी कर सकते हैं। जिसमें पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है सर, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0, ठीक है, ऑल 0। कार्तिक बेटा, ऑर्थोगोनल में मैं आपको प्रॉपर्टी दोबारा से लिखवा सकता हूँ। ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी में यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, फिर से लिख देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या है, ये बोलता है कि सर ए और ए का ट्रांसपोज करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि सर ए का ट्रांसपोज जो होता है या फिर ए का जो इनवर्स होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ठीक है, ए इनवर्स के बराबर हो जाता है। बेटा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग तक खत्म हो जाएगा। आप लोग अभी पूरा पढ़ने पे ध्यान दो, मैं भी अपना फुल कोर्स दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए
आगे बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है सर, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। दूसरा बेटा ये दोनों थ्योरम है, ठीक है, ये दोनों थ्योरम है, तो ये थ्योरम एनसीईआरटी में प्रूव किए हुए हैं, आप लोग चाहें तो इनको प्रूफ देख सकते हो। ये क्या कह रहा है कि सर अगर ए मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ जोड़ा जाए तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ माइनस किया जाए तो बेटा हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलेगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये थ्योरम है बेटा, वेल डिफाइंड थ्योरम है एनसीईआरटी के अंदर, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि बेटा इसे याद कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सर अगर ए और बी जो है वो सिमेट्रिक है और सेम ऑर्डर के हैं और ए बी जो है वो सिमेट्रिक है तो ए बी कम्यूट करेगा बेटा, ये भी एक थ्योरम है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये सारे के सारे थ्योरम के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, तो इनको हम लोगों ने प्रॉपर्टीज मान लिया बेटा, ये भी थ्योरम है हमारी, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो ये कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। तो ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है बेटा, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम लोग ई वाली प्रॉपर्टी को ध्यान देंगे। ई वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है सर, ये कह रही है कि अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर भी सेम है तो ए बी माइनस बी ए जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा और ए बी प्लस बी ए जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। यानी ए बी माइनस बी ए जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा और ए बी प्लस बी ए जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बेटा एनडीए में इस थ्योरम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्पेसिफिकली बेटा इसमें बी सी डी ई ये जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है सारी की सारी थ्योरम्स हैं, ये सारी की सारी क्या है बेटा, थ्योरम्स हैं। तो अगर यहाँ से कोई भी सवाल बनता है तो आप लोगों को इन प्रॉपर्टीज को याद करना है बेटा, इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप लोग क्वेश्चंस को बड़े ही प्यार से सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपको सॉल्व करने में बहुत देर लग सकती है बेटा, काफी टाइम यहाँ पे स्पेंड हो सकता है। रेस्ट में यहाँ पे अब सारी की सारी प्रॉपर्टीज का एक झलक आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन टाइम का, है ना। तो जो जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है बेटा आप लोगों ने एक नजर देख लिया है और उसके बाद आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेट सी बात है और अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। ये रहा सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। लेट्स सी इस क्वेश्चन का 30 सेकेंड्स में आंसर कौन दे पाता है। चलिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सर, पहला मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर देखने पर मुझे 2/3 दिख रहा है और दूसरा मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर देखने पर सर मुझे 3/1 दिख रहा है। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो लॉजिकली सर ये दोनों नंबर एक जैसे तो काट दूंगा और काट देने पर रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा, 2/1 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, है ना। तो कितने बच्चों का सही जवाब है, 72% बच्चों का सही जवाब है बेटा। मजा नहीं आया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना चाहिए था कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था, हम लोग इसमें डिस्कस भी कर चुके थे काफी अच्छे तरीके से, ठीक है। किसी को कोई सवाल है तो बेटा पूछ सकते हैं, मैं अगले सवाल में चल रहा हूँ, ठीक है। बेटा कार्तिक दरवाजे एक बार रिफ्रेश कर लीजिए क्योंकि पोल पहले नहीं आ रहा है बेटा। मैं भी यहाँ पर आप देखो, ये देखो वीडियो चल रही है, ठीक है, पोल पहले नहीं आ रहा है। मैं सारी चीजें लाइव देख रहा होता हूँ कि कुछ तरह की गड़बड़ आ रही है, आप एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर लो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सर अगर ए जो है वो एक 2/3 मैट्रिक्स है और ए बी जो है वो एक 2/5 मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर इनमें से क्या होगा। बेटा काफी अच्छा सवाल है, लेट्स सी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा। तो काफी आसान सवाल है, इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को 45 सेकंड दे रहा हूँ, सोचिए समझिए एंड देन उसके बाद आंसर कीजिए।
चलिए, तो सर इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने पर सर हमें क्या मिलता है, ए बी मैट्रिक्स मिलता है। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया सर, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें नहीं मालूम है, तो सर इसका ऑर्डर हम लोग m/n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं सर, m/n मान लेते हैं। और इक्वल्स टू में ए बी का ऑर्डर कितना दिया सर, 2/5 दिया है। अब सोचिएगा सर, अगर मैंने इसका ऑर्डर निकाला है तो ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर के बराबर होना चाहिए, यानी सर m की जगह पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और m की जगह पे 3 होना चाहिए तो सर ये वाला आंसर खत्म हो जाता है, ये वाला आंसर खत्म हो जाता है, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन खत्म हो जाता है। अब देखिए बेटा, अगर ये दोनों नंबर इक्वल है तो इस 3 से आप इस m को काट दोगे तो आपका रिजल्टिंग ऑर्डर क्या बचेगा सर, 2 और n बचेगा। यानी आपका रिजल्टिंग ऑर्डर कितना बनना चाहिए, 2 और n बनना चाहिए। तो सर 2 तो लिखा ही हुआ है, तो 5 की जगह पे क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। बताइए सभी को क्लियर हुआ बेटा, किसी को कोई सवाल तो पूछ सकते हैं। बढ़िया शिवम, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, यही कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ठीक है, थोड़े बहुत सवाल ऐसे आ सकते हैं बेटा, डेफिनेटली सारे तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत सवाल ऐसे जरूर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अगला सवाल कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर के हैं तो ए बी माइनस बी ए बेटा किसके बराबर होगा। यहाँ पर ये काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोग इसे 30 सेकेंड्स में निकाल कर दे सकते हैं, क्योंकि ये लिटरली काफी आसान सवाल है बेटा। और अगर 30 सेकेंड में नहीं होता है तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और डेफिनेटली आप इस क्लास के बाद प्रैक्टिस तो करेंगे, है ना। चलिए देखते बेटा, इसका आंसर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि अभी देखिए हम लोगों ने जब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, तो सबसे आखिरी में बेटा एक थ्योरम था, सबसे लास्ट में एक थ्योरम था जिसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया था। इस थ्योरम को अगर आप वापस से पढ़ोगे बेटा, वापस से पढ़ोगे तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हम लोगों ने डायरेक्ट पढ़ा था, इस चीज को अच्छे से पढ़ा था, तो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन। एंड इसी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि सर अगर ये आपको पता था तो ये क्वेश्चन आप बड़े प्यार से, जैसे मैंने टिक लगाया बेटा, आप लोग भी लगा के दे सकते थे। एंड डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा प्रॉपर्टी के बेसिस पे। लेकिन अगर कोई बच्चा इस प्रॉपर्टी को उस वक्त याद नहीं रख पाया तो वो क्या करेगा, तो वो मेरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करे बेटा। आपको ए बी माइनस बी ए दिया हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है, ये क्या है बेटा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि सर ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये गिवन है। तो इसका मतलब सर गिवन क्या है हमारे पास कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज भी सर ए के बराबर है और बी का ट्रांसपोज जो है वो भी बी के बराबर है। देख लीजिए बेटा, एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो सर अगर मैंने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाला तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी कि सर ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा और माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर हम लोग जानते हैं सर अगर ए बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा। क्योंकि सर ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो आप लोग इसे बी ए माइनस ए बी लिख देंगे। कितना लिख देंगे, बी ए माइनस लिख देंगे। एंड फिर उसके बाद बेटा ये अगर मैं इसमें से एक माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो आप लोग ए बी माइनस बी ए लिख देंगे। तो आप लोगों को इस पूरे मैथमेटिकल सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या मिलता है, आपको ये मिलता है कि सर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज जो करिया तो हमें क्या मिला सर, उसी मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए के नेगेटिव के बराबर मिल गया। तो ये डेफिनेशन किसकी होती है बेटा, ये डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है। किसकी होती है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित आव्यूह की डेफिनेशन होती है। इस तरीके से हम लोग लंबे मेथड से ऐसे सॉल्व करेंगे, जिसे ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी वो ऐसे करके सॉल्व करके निकालेगा, पता नहीं कितना दिमाग लगाएगा, कितना समय लगाएगा, उसके बाद आंसर आएगा। लेकिन अगर आप उन प्रॉपर्टीज को याद रख लेते हैं तो बेटा डेफिनेटली आप लोग विषम सममित को टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे। सभी को क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है जिसमें बोल रहा है कि सर ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो इनमें से कौन सी बात सत्य है, सच है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब। काफी आसान सवाल है बेटा, ओनली 45 सेकंड दे रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ कर आंसर कीजिएगा और सभी का आंसर सही आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। ज्यादातर बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं बेटा, प्लीज थोड़ा फोकस करें, प्लीज फोकस करें, ज्यादातर बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए, तो बेटा हम लोग देखते हैं सर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर ना हमारे को कितना दिया हुआ है सर, 2/3 दिया हुआ है, कितना, सॉरी 3/2 दिया, सॉरी फॉर दैट बेटा, 3/2 दिया हुआ है। जबकि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया हुआ है सर, 2/2 दिया हुआ है। अगर मैं ए बी निकालता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर मैं ए बी निकालता हूँ तो ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, 3/2 को मुझे 2/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कहेंगे सर ये दोनों नंबर जो है ये इक्वल हैं, ये दोनों नंबर जो हैं इक्वल हैं, तो सर ये ऑर्डर निकाला जा सकता है, यानी ए बी निकाला जा सकता है। वहीं पर अगर मैं बी ए मैट्रिक्स की बात करूं तो बी मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर 2/2 है, जबकि ए मैट्रिक्स का 3/2 है, तो आप लोग बोलोगे सर ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर इस नंबर के बराबर नहीं है, तो यानी बी ए नहीं निकाला जा सकता। और अगर ए बी निकाला जा सकता है, बी ए नहीं निकाला जा सकता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही मेरा सही जवाब होना चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर बेटा, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए बढ़िया। ये ऐसे से देखकर भी पता चल सकता है, बिल्कुल शिवम, बिल्कुल शिवम, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, देखकर भी पता चल सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आप लोग वो शाहरुख खान जैसे शिद्दत वाला प्यार करता है वैसा वाला प्यार आप लोग प्रैक्टिस में लगाओगे, वैसा वाला मन जब आप प्रैक्टिस में लगाओगे तभी आप लोग इन चीजों को देख पाओगे। आप लोग देखकर भी बोल सकते हो, मैं भी देखकर बोल सकता हूँ कि ए भी एग्जिस्ट करेगा बट बी ए नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंट है बेटा, कुछ डिफरेंट है, ठीक है, रियली। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग बात करते हैं, अगला सवाल ये कह रहा है कि सर यदि ए जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर क्या होगा, इनमें से बताना है आप लोगों को। चलिए फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन और कितनी देर में दे पाता है, इसके लिए मैं आप लोगों को 45 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। चलिए, कुछ बच्चों के आंसर गलत आए हैं, शायद से वो देख नहीं पाए। तो बेटा यहाँ पर देखो, सिंपली उसने बोला कि सर ए जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब सर गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि सर ए का जो ट्रांसपोज होगा ना वो माइनस के ए के बराबर होगा, ये मुझे गिवन है, साफ साफ गिवन है बेटा, ये साफ साफ मुझे गिवन है। अब ध्यान से सुनिए, उसने मुझे ए स्क्वायर के बारे में पूछा, तो सर एक काम करते हैं, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज निकाल दें, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज निकाल कर देखते हैं। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी कही थी कि सर अगर पावर के ऊपर ट्रांसपोज लगाए तो आप ट्रांसपोज के ऊपर पावर लगा सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, ट्रांसपोज के ऊपर पावर लगा सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए के, तो आप लोग माइनस ए का स्क्वायर लिखोगे। अब आपको मालूम है माइनस ए का स्क्वायर जो ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, आपने ये बोला कि सर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज किया तो हमारे पास ए स्क्वायर के बराबर ही आ गया, और ये चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सर मैं सिमेट्रिक हूंगा। बताइए सभी को समझ में आया?
ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर यदि ए स्क्वायर बराबर आई है, यदि ए स्क्वायर बराबर आई है, यदि ए का स्क्वायर करने पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो वो इनवॉलेंट्री होगा, ऑर्थोगोनल होगा, सिंगुलर होगा, हर्मिशियन होगा, ये आप लोगों को बताना है बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन और कितनी देर में दे पाता है। सिर्फ पहचान नहीं है तो 30 सेकेंड्स की जगह चलिए 45 सेकेंड देता हूँ। जिन जिन बच्चों ने कॉपी में से नोट डाउन किया है वो आंसर कर सकते हैं। यस शिवम कुमार, मैं ऑब्वियसली इसी क्वेश्चन का वेट कर रहा था कि आप में से कोई पूछेगा कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैं बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर सवाल बन जाए, हो सकता है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स के बारे में बता देता हूँ। सर इसके दो रिजल्ट थे। इसका पहला रिजल्ट था कि सर ए स्क्वायर बराबर आई था, ये इसका पहला रिजल्ट था। और इसका दूसरा रिजल्ट क्या था सर? इसका जो इनवर्स मैट्रिक्स था वो अपने आप के ही बराबर था, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाता है सिमिलरली। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के भी दो रिजल्ट थे सर। इसमें ए और ए का ट्रांसपोज जो था वो आई मैट्रिक्स के बराबर था, और जिसका दूसरा रिजल्ट क्या था सर? इसका ए इनवर्स जो था वो ए मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के बराबर था। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये हो गई। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है सर? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट आपका जीरो आ जाए उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात आ जाती है हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है बेटा। हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, हमारे पास दो तरीके के मैट्रिक्स होते हैं बेटा। पहला जिसे हर्मीती मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग, हर्मिशियन मैट्रिक्स, एंड इसके साथ बेटा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। कौन सा बेटा? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। ये बिल्कुल काम बेटा पता है किसकी तरह करता है? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा। तो जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बेटा आप लोग लिखते हो ए का ट्रांसपोज बराबर ए लिखते हो ना, तो इस बार हर्मिशियन मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं बेटा? हर्मिशियन मैट्रिक्स में हम लोग बोलते हैं सर ए का पहले कॉन्जुगेट निकालो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, ये होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। जबकि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलता है सर ए का कॉन्जुगेट निकालकर अगर ट्रांसपोज किया जाए तो वो माइनस ए के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ए के बराबर आ जाएगा। तो इसे अब सुनिएगा बेटा। हर्मिशियन मैट्रिक्स में मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, जहां पर मैंने लिख दिया कि सर यहाँ पर 1 प्लस आयोटा है, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर 1 माइनस आयोटा ले लेते हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 माइनस आयोटा ले लेते हैं। या फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा? मुझे स्पेसिफिकली बेटा यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। ओहो मैं भूल गया था। यहाँ पर 3 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो बेटा, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा ले लो, और यहाँ पर 1 माइनस आयोटा ले लो। इस तरीके का कोई आप लोगों ने मैट्रिक्स ले लिया बेटा। क्या ले लिया? इस तरीके का मैट्रिक्स आप लोगों ने ले लिया। तो आप कहोगे सर अगर मैं ए का पहले कॉन्जुगेट करूं, तो कॉन्जुगेट करने से बेटा ये 3 का तो 3 रहेगा, ये 1 माइनस आयोटा बन जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा बन जाएगा, और यहाँ पर 2 का 2 रह जाएगा बेटा। ठीक है, कॉन्जुगेट मतलब आयोटा का साइन चेंज करना है। फिर अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, तो ट्रांसपोज करने पर बेटा ये 1 माइनस आयोटा ना नीचे की तरफ आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा नीचे की तरफ आ जाएगा, और 1 प्लस आयोटा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट कि सर ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? ए के बराबर आ रहा है। ठीक है, आयोटा का साइन चेंज होता है। सिमिलरली बेटा कोई एक ऐसा मैट्रिक्स मुझे अभी याद नहीं है कि इसमें क्या बनाना चाहिए, तो अगर ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ए के बराबर आ जाए तो उसे हम लोग स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे, विषम हर्मीती आव्यूह बोलेंगे। सभी को समझ में आ गया बेटा? हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं, लेकिन हमें कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करना होता है। प्रोसेस ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जैसा ही होता है। ठीक है, चलिए एवरीबॉडी क्लियर बेटा? चलिए बहुत बढ़िया।
तो आगे बात करते हैं सर। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, बोल रहा है सर 4 हम लोगों ने आपको मैट्रिक्स दे दिए, 1 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स दे दिए। तो आपको बोल रहा है इनमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। तो 45 सेकंड्स में दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब। ओके कार्तिक, वेरी गुड। डिप्लोमा किया हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के सही जवाब आए हैं, काफी के गलत भी आए हैं। तो बेटा जैसे कि मैंने बताया सर, सबसे पहला काम क्या करो सर, यहाँ पर पता करो कि यहाँ पर डायगोनल कौन कौन सा है। बेटा डायगोनल एलिमेंट ये देखो, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हाँ सर है। बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, हाँ सर है, यानी पहले वाला है। फिर हम लोग करेंगे सर, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है, ये सर हाँ डायगोनल एलिमेंट है। उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, नहीं सर ये वाला जीरो नहीं है और ये वाला जीरो नहीं है, तो सर ये डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। हम लोग कहेंगे सर इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, ये, उसके अलावा एलिमेंट जीरो है सर, है ही नहीं, तो इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। सर इसमें डायगोनल बन ही नहीं सकता क्योंकि ये बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, और स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं तो सर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा आंसर 1 एंड 3 यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर बेटा, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट से, उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। इस क्वेश्चन में आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछा जा रहा है, 45 सेकंड दिया जाता है आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए, जहां पर ये कह रहा है कि सर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो बताइए कि हमारा इसमें से अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। एवरीबॉडी गाइस फटाफट जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए दिस विल आंसर लाइक सर, अगर आप लोगों ने ये कोसाइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, इधर का साइन अल्फा और इधर का कोसाइन अल्फा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कंपेयर किया, तो 1001 हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये जो कोसाइन अल्फा होना चाहिए ये 1 के बराबर होना चाहिए, तो कोसाइन अल्फा बेटा 1 कब देता है, कोसाइन अल्फा 1 सिर्फ जिंदगी में एक ही बार देता है बेटा, जब वो 0 डिग्री होता है। कब होता है बेटा, जब वो 0 डिग्री होता है। तो ओनली ऑप्शन नंबर 1 मस्ट बी द राइट आंसर। एवरीबॉडी क्लियर बेटा, किसी को कोई सवाल तो नहीं है इसके ऊपर? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। नेक्स्ट हम अब लोग चल रहे हैं बेटा होमवर्क प्रॉब्लम की तरफ। होमवर्क प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा सबसे पहला सवाल, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन आज की क्लास में आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तो कल की क्लास का वेट कीजिएगा बेटा। ये क्वेश्चन में कल की क्लास जब हो जाएगी तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर देंगे। इसमें के की वैल्यू 1 आनी चाहिए। सो दिस इज योर होमवर्क। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी हमारा क्या बोल रहा है कि सर अगर ए जो है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। सो दिस इज योर अनदर होमवर्क क्वेश्चन। अगला होमवर्क क्वेश्चन बोल रहा है कि सर अगर ये जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ये हमें सिंगुलर दिया गया है, यानी कि ये अव्युत्क्रमणीय अवयव दिया गया है, तो बताइए सर इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर बनाते हैं। तो इसका सही जवाब बेटा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर मैं पब्लिश कर देता हूँ बेटा लीडर बोर्ड। बाकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बेटा आपके जो आंसर्स होने चाहिए वो क्या-क्या हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है 2019 के पहले पार्ट में पूछा गया था कि ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर है, इनवॉलंटरी है, निलपोटेंट है, आइडम्पोटेंट है। तो बेटा इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, इसमें आप लोगों को मिलेगा इनवॉलंटरी मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स मिलेगा आपका आंसर। ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल कब कहलाएगा बेटा, यहाँ पर आप देखो ए बराबर ए स्क्वायर बोल रहा है, ये ए डैश बराबर ए इनवर्स बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है ए बराबर ए इनवर्स बोल रहा है। तो आप लोगों का कौन सा आंसर रहेगा, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो ये भी आप लोगों का 2018 में पूछा गया था। तो इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार मैच कर लीजिएगा बेटा। ये सारे के सारी प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को डिफाइन किए हुए हैं। कल का होमवर्क आ गया है, मिला सकते हैं। बेटा अभी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन भी नहीं लेकर आया और मुझे मालूम भी नहीं है कि वो क्वेश्चन कैसे थे। ठीक है, मुझे भरोसा बेटा आपने सॉल्व कर लिया होगा, आप लोग चेक कर लो उसको। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन थे, टोटल कितने क्वेश्चन थे, मैंने टोटल आपको 8 और 3, आज की क्लास में बच्चे मैंने आपको 11 क्वेश्चन पूछे।